हेलो नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम लोग लगातार कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर 2023 को हल कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सेट 1, 2 और 3 तीन सेटों को हल कर लिया था। तो आइए आज हम सेट 4 347 सी डी कोड को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इसका उत्तर नंबर 1 का जो का दिया गया है, क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता है। विकल्प दिया गया है। पहला है 5.556 मोल प्रति लीटर, दूसरा दिया गया है 55.56 मोल प्रति लीटर, तीसरा है 0.18 मोल प्रति लीटर और चौथा दिया गया है 81.00 मोल प्रति लीटर। तो हमारा इसमें विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसका सही है। सेकंड 55.56 मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा विकल्प सही होगा। आइए दूसरा देखते हैं। खा दिया गया है। लिखा है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। तो विशिष्ट चालकत्व यहां पर आप इसका इकाई लिख लेंगे। इकाई होता है, विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा कहते हैं और कप्पा की जो इकाई है कि इकाई ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जो हमारा विकल्प थर्ड दिया गया है, ये थर्ड विकल्प सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये सिलेबस में नहीं है, हमें इसको नहीं हल करना है। हम देखते हैं घा को। घा में दिया गया है रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो कोई भी डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये दोनों रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रंगीन आयनों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे पहला विकल्प इसका सही होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अंगा देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया अंगा है अभिक्रिया और एक अभिक्रिया दी गई है RCOOAG कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी क्रिया हो रही है ब्रोमीन से और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से और ये बना रहा है एल्किल ब्रोमाइड। कह रहा है कि क्या कहलाती है, किस नाम की ये क्रिया है। तो ये हेलोएल्केन का क्वेश्चन है। इसका जो विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही है हुन्स डिकर अभिक्रिया। हुन्स डिकर अभिक्रिया ये हमारा सही होगा। आइए छठा क्वेश्चन दिया गया है लिखा है एमिनो अम्ल के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है और एमिनो अम्ल जो हमारा बनता है वो प्रोटीन से बनता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है प्रोटीन। आप लोग इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाता है। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो का है ये हमारे सिलेबस से ये सवाल हटा हुआ है, पहले लेसन का है जो हट गया है, तो इसे नहीं हल करना है। हम देखते हैं दूसरे का खा कह रहा है एक आवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, ये कह रहा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, देखेंगे माना
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 है, माना शुद्ध विलायक यानी जल होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और इसको हम लिख देते हैं पी नॉट से, पी नॉट बराबर 100। अब कह रहा है कि जब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया तो इसमें वाष्प दाब में कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 80% तक। यानी जो विलयन का वाष्प दाब बनेगा, विलयन का वाष्प दाब टीएस ये दिया गया है 80। अब देखिए पदार्थ जो अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ, इसका द्रव्यमान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा W1 है, तो इसको ये पूछ रहा है। और अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार इसने दे दिया है, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार इसको हम मान लेते हैं MW1, मॉलिक्यूलर वेट 1, और ये मान दिया गया है सवाल में, इसका मान है 40 ग्राम, 40 ग्राम प्रति मोल ये दिया गया है। कह रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में घोला गया। तो दूसरा विलायक जो हमारा है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक और विलायक क्या, ऑक्टेन, ऑक्टेन का फार्मूला हो जाएगा C8H 16 का द्रव्यमान इसको हम मान लेते हैं W2, और ये मान दिया गया है सवाल में 114 ग्राम, 114 ग्राम। तो हम ऑक्टेन का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, C8H18 का अणुभार यानी MW2 ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्टेन यानी कार्बन का 12 गुणे 8 और प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 18, 12 8 96 और 96 10, 106 और 8 8 6 14, 114 ये भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अब हमें यहाँ पर वाष्प दाब वाला सूत्र रखना है, तो हम लिखेंगे, सूत्र होता है कि चूंकि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू, फार्मूला है N1 बटे N2 या स्मॉल n बटे कैपिटल N, ऐसे भी लिख दिया जाता है, स्मॉल n बटे कैपिटल N, या हम लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर N1 और N2 मान लिया है तो N1 बटे N2 कर देंगे। N1 बटे N2 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां पर जब हल करोगे तो इसको हल कर दें तो N1 हो जाएगा W1 बटे MW1 और गुणे N2 यहां पर लिखेंगे गुणे W2 और बटे MW2, तो ये ऊपर चला जाएगा MW2। अब वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। पी नॉट का मान दिया गया है 100 माइनस PS है 80 बटा 100 बराबर W1 का मान हमें ज्ञात करना है, MW2 दिया गया है 114, MW1 का मान दिया गया है 40 और MW2 का मान दिया गया है 114। 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा। हल करोगे इसको तो यहां पर 100 माइनस 80 बराबर 20 बटा 100 बराबर W1 बटे 40, 20 पंचे 100 5 आएगा, तो गुणा करोगे तो लिखोगे 5W1 बराबर 40, तो W1 बराबर हो जाएगा 40 बटा 5, 5 40 यानी 8 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए 8 ग्राम आएगा। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे का गा दिया गया है, दूसरे का गा। सवाल है निम्न सेल के मानक EMF की गणना कीजिए, यानी ई नॉट सेल को हमें ज्ञात करना है, ई नॉट सेल ज्ञात करना है। EMF मानक, वो भी ई नॉट सेल हमें ज्ञात करना है, ये कह रहा है। अब सेल दिया गया है, क्या क्या है? सेल है कि Zn+2 और दूसरा इलेक्ट्रोड है Cu+2 से ये कॉपर में अपचयित होता है।
ये दिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण कहां पर होता है, तो एनोड पर होता है। ये हमारा एनोड का कार्य करेगा। और यहां पर अपचयन हो रहा है, और अपचयन कहां होता है, वो कैथोड पर होता है। अपचयन होता है कैथोड पर। तो एक हमारा ये इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड का कार्य करेगा। अब यहां पर कुछ वैल्यू दिया गया है, क्या क्या दिया है उसको देखिए। दिया है कि ई नाट Zn प्लस 2 से Zn, इसका मान दिया गया है प्लस 0.76 वोल्ट। और दूसरा है ई नाट Cu प्लस 2 से Cu, इसका मान दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। ये दिया गया है। अब कह रहा है इसके ई सेल की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सूत्र होता है, चूंकि ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, ई नाट एनोड। तो अब आप देख लीजिए यहां पर ई नाट कैथोड, कैथोड हमारा कौन सा है, Cu प्लस 2 से Cu, और यहां पर इसका मान दे दिया गया है, कितना है, प्लस 0.34 माइनस ई नाट एनोड, एनोड के रूप में Zn से Zn प्लस 2 कार्य करेगा। इसकी वैल्यू यहां पर दी गई, जो कि पॉजिटिव में पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। आप हल कर लीजिए इसको। तो यहां पर हल करोगे तो ये वहां घट जाएगा, ये आएगा माइनस 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4, 0.42 वोल्ट। यही हमारा उत्तर होगा। हल करेंगे, नोट करिए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में ही, क्वेश्चन नंबर 2 का घा, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हट गया। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो का दिया गया है, का ये कह रहा है कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले हमें कोलराउस का नियम बताना है कि क्या है, और फिर हमें इसका एक उदाहरण देंगे, और उदाहरण सहित इसका एक अनुप्रयोग बता देंगे। चलिए देखते हैं कोलराउस का नियम। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम लिखेंगे। परिभाषा लिखें, लिखें किसी विद्युत अपघट्ट की, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान, तुल्यांकी चालकता का मान, और ब्रैकेट में लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट, EQ लिख दीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट EQ, इक्विवेलेंट, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धन आयनों, उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की, तथा ऋण आयनों की चालकता, धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर चालकता के, अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होता है, अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होता है। और यहीं पर हम इसके फार्मूला लिख लेंगे कि लैम्डा इनफाइनाइट EQ बराबर, ये सूत्र होता है 1/n प्लस इंटू लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1/n माइनस लैम्डा इनफाइनाइट निगेटिव। इसी में नीचे लाइन से लिखेंगे, जहां जहां n प्लस व n माइनस
विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन से प्राप्त धनायनों तथा ऋणायनों के आवेश हैं। तो ये हो जाएगा इसके बारे में। अब इसी में बात कर रहा है कि इसका अनुप्रयोग भी बताइए, तो हम हेडिंग कर लेंगे अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में नंबर 1 करके लिखें कोलराउस के नियम के आधार पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरा लिख लेंगे नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना की जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना की जाती है। तो ये हो जाएगा इसका अनुप्रयोग। अब चलिए हम इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन खा दिया गया है। H2SO4 के 2 निर्जलीय कारक गुण बताइए। सिलेबस से हटा हुआ है, कुछ नहीं हल करना है। तीसरे के गा को हम हल करेंगे। तीसरे का गा कह रहा है, तीसरा का गा FeSO4 विलेन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलेन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe+2 आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट तथा जलीय अमोनिया NH3 का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu+2 आयनों का परीक्षण नहीं देता, क्यों? तो इसका हम यहीं पर आंसर उत्तर करके लिखेंगे कि इसका उत्तर क्या है। लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे FeSO4 नहीं बल्कि लिखें FeSO4 विलेन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलेन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण मिलाने पर एक द्विक्लवण ब्रैकेट में लिख लेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, एक द्विक्लवण फेरस अमोनियम सल्फेट ब्रैकेट में लिख लेंगे मोहर लवण ब्रैकेट बंद करके आगे लिखें बनता है, मोहर लवण बनता है। आगे लिखें जो जलीय विलयन में वियोजित होकर Fe+2 आयन देता है। जलीय विलयन में वियोजित होकर Fe+2 आयन देता है। अतः यह Fe+2 आयनों का परीक्षण देता है। Fe+2 आयनों का परीक्षण देता है। रिएक्शन देखेंगे, बताया गया कि ये जो FeSO4 होता है ये अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के साथ जुड़ता है, जल के अणु भी होते हैं और ये एक यहां से द्विक्लवण बना लेता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4
डॉट 6H2O ये बनाता है मोहन लवण। और बाद में यही जो मोहन लवण होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O ये वियोजित होता है तो बनाता है ये Fe प्लस 2 आयन प्लस NH प्लस आयन, दो बनते हैं इसके दो आयन, और प्लस SO4 माइनस 2 चार्ज और प्लस 6H2O। तो यहां से चूंकि जो द्विक लवण होता है ये अपने जलीय विलयन में अपने आयनों को वियोजित कर देता है और ये आयन अपना परीक्षण देते रहते हैं। इसको लिखने के बाद में नीचे लाइन से लिखेंगे जबकि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जबकि CuSO4 तथा जलीय अमोनिया 1:4, जलीय अमोनिया 1:4 मोलर अनुपात विलयन संकर लवण बनाता है जिससे प्राप्त संकुल आयन पुनः वियोजित नहीं होता, अतः यह Cu+2 आयन का परीक्षण नहीं देता है। अतः यह Cu+2 आयन का परीक्षण नहीं देता है। अब आप यहां पर लिख देंगे, रिएक्शन इसका दिखा दीजिए कि CuSO4 प्लस 4NH3 ये है अमोनिया, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बना लेता है CuNH3 का होल 4 SO4, ये बनाता है संकर लवण। और ये जब संकर लवण है अगर इसको जलीय विलयन में घोला जाए तो ये बनाता है, ये वियोजित होता है तो एक संकुल आयन बना लेता है NH3 का होल 4 और यहां पर +2 और SO4 -2 ये आयन अलग हो जाते हैं और ये जो संकुल आयन होता है ये पुनः फिर से वियोजित नहीं होता और वियोजन न होने के कारण Cu+2 आयन अपना परीक्षण नहीं देता है। नोट करें इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का घा। ये 3 का घा कह रहा है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। आप जानते हैं कि जो कीटोन होते हैं ना तो वे फेलिंग विलयन से क्रिया करते हैं और ना ही वह टालन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है। क्यों? यानी फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटो समूह पाया जाता है, CO समूह होता है, फिर भी वो फेलिंग विलयन और टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। तो क्यों करता है इसके बारे में इसका हम उत्तर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह फेलिंग विलयन तथा टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। फेलिंग विलयन तथा टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है तथा अपचयित होकर क्रमशः Cu2O की प्लस ऑक्साइड है यहां पर, Cu2O तथा रजत दर्पण यहां लिख देंगे Ag का अवक्षेप देता है, रजत दर्पण का अवक्षेप देता है। रीजन लिखेंगे क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज
फ्रक्टोज का ग्लूकोज में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, जिसे इनोलाइजेशन कहते हैं, जिसे इनोलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन यही बताया गया कि चूंकि जो फ्रक्टोज होता है क्षार की उपस्थिति में ये क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, इनोलाइजेशन। इसी इनोलाइजेशन के कारण फ्रक्टोज नहीं रह जाता, वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और ग्लूकोज जो है वो टालना विकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों से क्रिया कर लेता है। तो चलिए आज ये क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।